नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है बाढ़, फ्लड्स। बाढ़ें या बाढ़ तब आती है जब पानी का अति प्रवाह, बाढ़ जो है तब आता है जब पानी का अति प्रवाह होता है और सामान्य सूखी जमीन, यानी बाढ़ जो है तब आती है जब पानी का अति प्रवाह होता है और सामान्य सूखी जमीन जलमग्न हो जाती है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में बाढ़ें जो होती हैं, फ्लड्स जो होता है, वो तब आती हैं जब पानी का अति प्रवाह होता है, जब पानी का अति प्रवाह होता है और सामान्य सूखी ज़मीन जलमग्न हो जाती है, तो वो बाढ़ कहलाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में बाढ़ जो है बिहार राज्य में आती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में अगर बाढ़ को देखा जाए तो बिहार राज्य में आता है। पानी के एक हिस्से का ऊपर उठना, पानी के एक हिस्से का ऊपर उठना और बहना, खास तौर पर जब सामान्य रूप से सूखी ज़मीन है। पानी के एक हिस्से का ऊपर उठना और बहना, खास तौर पर जब सामान्य रूप से सूखी ज़मीन है, पर बाढ़ ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया हो, और बाढ़ ने पूरे इलाके को वहाँ पर जलमग्न कर दिया हो। बाढ़ पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है। बाढ़ जो होता है ये पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है। अगर सड़क पर पानी भर जाए, व्यवहारिक रूप में कहा जाए कि अगर सड़क पर पानी भर जाए तो इसका मतलब है कि बाढ़ आ गई है। बाढ़ के प्रमुख प्रकारों में अगर देखा जाए, नदी बाढ़, सीवर बाढ़, तटीय बाढ़ और अचानक आने वाली बाढ़ें होती हैं। बाढ़ जो जब आती है तो अपार धन जन की हानि भी होती है। बाढ़ मानव जीवन को हानि, संपत्ति और बुनियादी ढांचों का नुकसान, यानी बाढ़ से देखा जाए तो मानव जीवन को हानि पहुंचती है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है, सड़कें बर्बाद हो जाती हैं, सड़क बंद हो जाते हैं, कटाव और भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाता है बाढ़ों से, फसल विनाश और पशुधन की हानि हो जाती है। तो जब बाढ़ें आती हैं तो अपने साथ अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर आती हैं। वैसे भी चूँकि बाढ़ में ज़्यादा पानी का प्रवाह होता है, ज़्यादा जल का प्रवाह होता है, तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी खतरा होने लगता है। जल का जब ज़्यादा फैलाव बढ़ने लगता है तीव्र वेग से, तो बाढ़ कहलाने लगता है। बाढ़ पानी बहुत अधिक मात्रा होती है। बाढ़ में पानी का बहुत अधिक मात्रा होता है। अगर सड़क पर पानी भर गया है तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि वहाँ बाढ़ आ गई है। और बाढ़ जो है मानव जीवन के लिए मानव जीवन के लिए बहुत नुकसान करता है ये। साथ ही साथ जंगली जीव, अनेक प्रकार के जंतुओं के लिए भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। मानव की अनेक प्रकार की बुनियादी ढांचों को भी नुकसान होता है। अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की सड़कें जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, भूस्खलन होने लगता है। ये बाढ़ में ऐसी विपदाएं हैं जिनसे मानवीय जीवन को बहुत समस्याएं आती हैं। मानसूनी वर्षा प्रायः तेज बौछारों के रूप में होती है। मानसूनी वर्षा प्रायः तेज बौछारों के रूप में होती है, जिससे देश में बाढ़ें आती हैं।
निर्वनीकरण, दोषपूर्ण भूमि उपयोग, बाढ़ के मैदानों में अनियोजित बस्तियां, विकास कार्यों द्वारा प्राकृतिक अपवाह में बाधा तथा अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर में वृद्धि आदि मानवीय कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ के संकट में वृद्धि करते हैं। ये ऐसे कारक हैं जो किसी न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बाढ़ को इनके माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है, कह सकते हैं। यानी निर्वणीकरण, दोषपूर्ण भूमि का उपयोग, बाढ़ के मैदानों में अनियोजित बस्तियां, विकास कार्यों द्वारा प्राकृतिक अपवाह में बाधा, अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर में कमी या वृद्धि, ये ऐसे कारक हैं जो बाढ़ के संकट में वृद्धि करते हैं, बाढ़ की विपदा आने में सहायता करते हैं। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है। देखा जाए तो बाढ़ जो है ये संसार के बड़े भूभाग में बाढ़ आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है। परंतु दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया के देशों दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश, अगर विशेष रूप से देखा जाए तो चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक हैं। चीन, भारत और बांग्लादेश ये ऐसे देश हैं जो बाढ़ों से बहुत प्रभावित रहते हैं। चूँकि जो हमारा अध्ययन है, आज का विषय है, ये भारतीय संदर्भ में है, तो भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो बाढ़ों को प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। यानी भारत को निम्न प्रकार से हम विभाजित करते हैं। नंबर 1 है पूर्वी क्षेत्र। नंबर 1 आता है पूर्वी क्षेत्र। ये पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी पहला क्या पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र ये पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यहाँ घाघरा, गंडक, सोन, गंगा, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों में भयंकर बाढ़ें आती हैं। यानी ये पहला क्षेत्र जो है ये है पूर्वी क्षेत्र। ये पश्चिम में घाघरा नदी से प्रारंभ होता है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यहाँ घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ें आती हैं। इन नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो इन नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आती हैं। अगर इनके नदियों के जो परिणाम हैं उनको देखा जाए तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आती हैं। ये नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में जल एवं भारी चिकनी मिट्टी बहा कर लाती हैं। ये नदियाँ अपने साथ ज़्यादा मात्रा में जल और भारी चिकनी मिट्टी बहाकर साथ में लाती हैं, जो समतल धरातल तथा निचले भूभागों को जलमग्न कर देती हैं। जो समतल धरातल और निचले प्रकार के जो भूभाग हैं उनको जलमग्न कर देती हैं ना। जो पहला क्षेत्र आपका आता है पूर्वी क्षेत्र में ये पश्चिम में घाघरा नदी से प्रारंभ होता है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जाता है। और इस नदी में देखा जाए तो यहाँ गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी,
घाघरा नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस भूभाग पर पाई जाती हैं। और अगर हम प्रदेश में देखें तो यहाँ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम और अरुणाचल प्रदेश में इन नदियों से भयंकर बाढ़ें आती हैं। ये नदियाँ अपने साथ अधिक जल और प्रवाह तो लाती हैं ही हैं, साथ ही साथ चिकनी मिट्टी भी बहा कर लाती हैं, जो समतल धरातल और निचले भूभागों को पूरे को जलमग्न कर देती हैं। दूसरा है उत्तरी क्षेत्र, यानी पहला क्षेत्र आपने क्या सुना, पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। इसके अंतर्गत, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभाग सम्मिलित हैं। यानी इस प्रकार के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नदियों का, तो यहाँ पर ब्यास, रावी, सतलज, यमुना, गंगा व उसकी सहायक नदियों में वर्षा ऋतु में जब बाढ़ें आती हैं तो विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यानी इस भूभाग में, इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रावी, सतलज, गंगा, यमुना, व्यास और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं वर्षा ऋतु में जब बाढ़ें लाती हैं तो बहुत विनाशकारी बाढ़ें लाती हैं। तीसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र, भारतीय संदर्भ में तीसरा क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र। इसका विस्तार जो है, मध्यवर्ती क्षेत्र का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बिखरे रूप में मिलता है। यदि जो तीसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती बाढ़ का क्षेत्र, तीसरे प्रकार का जो हमारा है मध्यवर्ती बाढ़ का क्षेत्र, इसके अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिखरे रूप में मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो साबरमती, चंबल, बनास, नर्मदा प्रमुख इस भूभाग की नदियाँ हैं। यहाँ क्या है, चंबल, बनास, साबरमती और नर्मदा, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो बाढ़ों को प्रभावित करती हैं, जो फ्लड्स को प्रभावित करती हैं। गुजरात में कच्छ का प्रदेश समुद्री जल के प्रभाव से ग्रसित रहता है। अगर साथ ही साथ देखा जाए तो गुजरात का जो कच्छ वाला भूभाग है वो समुद्री जल के प्रभाव से प्रभावित होता रहता है। और चौथा क्षेत्र है इसमें दक्षिणी क्षेत्र, यानी बाढ़ का चौथा क्षेत्र जो है वो है दक्षिणी क्षेत्र। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में, यानी चौथे प्रकार का जो क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र या फ्लड्स का एरिया, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों पर फैला है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में जल अधिक नहीं होता। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में जल अधिक नहीं होता तथा मिट्टी की मात्रा भी कम होती है, तथा मिट्टी की मात्रा नदियों में भी कम होती है। इनके भागों में कोई परिवर्तन भी नहीं पाया जाता है। इनके भागों में अगर देखा जाए तो जो जल प्रवाह का परिवर्तन हुआ करता है वो परिवर्तन भी नहीं पाया जाता है। अतः बाढ़ें जो है यहाँ सामान्यतः प्रतिवर्ष ना आकर, यानी इस भूभाग में अगर देखा जाए तो बाढ़ें
प्रतिवर्ष यहाँ पर न आकर लंबे अंतराल पर आती हैं। यानी बाढ़ें यहाँ पर प्रतिवर्ष नहीं आती हैं बल्कि लंबे अंतराल पर आती हैं। लेकिन जब ये बाढ़ें आती हैं तो फसलों तथा जनधन की भारी हानि होती है। यानी यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों में तो बाढ़ें लगातार ये नहीं प्रतिवर्ष नहीं आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो ये अपने साथ में बहुत विनाश लेकर आती हैं। पांचवा क्षेत्र है बाढ़ का, फ्लड्स का पांचवा क्षेत्र है मध्य पूर्वी क्षेत्र। मध्य पूर्वी क्षेत्र यानी बाढ़ का पांचवा प्रकार का जो भारत का वर्गीकरण है यह है मध्य पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में महानदी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में महानदी, वैतरणी व ब्राह्मणी नदियों द्वारा अधिक जल बहाकर लाती हैं। यानी मध्य पूर्वी क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी नदियाँ अधिक जल बहाकर लाती हैं, जिनके तेजी से न बहने के कारण मुहानों पर तेज बाढ़ें आ जाती हैं। यानी जिनके तेजी से न बहने के कारण मुहानों पर तेज बाढ़ें आ जाती हैं, यानी जल का प्रवाह बहुत तेज आ जाता है इस भूभाग में। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करता है, बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करता है बल्कि अभूतपूर्व ढांचे जैसे अनेक प्रकार की सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यानी ये जो बाढ़ें होती हैं ऐसा नहीं है कि ये फसलों या मानव के लिए ही नुकसान है, बल्कि मानव के द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के परंपरागत और आधारभूत जो ढांचे हैं उनको भी ये बर्बाद कर देती हैं। बाढ़ के द्वारा अपने जल फैलाव के द्वारा खत्म कर देती हैं। बिल्कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। जब बाढ़ आता है जल फैलाव होता है, और जब बाढ़ें वापस होती हैं तो अपने साथ साथ उस भूभाग में जल जमाव कर देती हैं। जल जमाव में अनेक प्रकार की बीमारियां, जल जमाव से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं, जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी है। यानी जहाँ पर हम किसी भी चीज़ से लाभ पढ़ते हैं तो हानि भी होती है, हानि पढ़ते हैं तो उससे कुछ सकारात्मक पक्ष हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो बाढ़ से फायदे भी होते हैं। हर वर्ष बाढ़ जो है खेतों में उपजाऊ मिट्टी, यानी हर वर्ष जो है बाढ़ जो होती है खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है। यानी प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ें आती हैं तो बाढ़ों के द्वारा उपजाऊ उर्वरा मिट्टियां आती हैं और वो जो है खेतों में जमा हो जाती हैं, जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। यानी जो बाढ़ों के द्वारा जो मिट्टियां आकर खेतों में जमा हो जाती हैं, जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली या मांजुली असम में है, जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन? असम में मांजुली
ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है। यानी ये भूभाग हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर देखा जाए फसल के दृष्टिकोण से तो यहाँ चावल के फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। ज़्यादा जो नदियाँ बाढ़ें होती हैं उनके द्वारा नुकसान बहुत होता है और लाभ जो है बहुत कम होता है। हानियाँ ज़्यादा करती हैं, लाभ उनके द्वारा बहुत कम करते हैं। तो जब लाभ तो यही है कि उनके द्वारा केवल नदियों की मिट्टी लाकर खेतों में जमा होती है। जब वो उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है तो फसलों की उर्वरता और बढ़ जाती है, उससे फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है हानियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। फसलों को तो बर्बाद करती हैं ही हैं, अपार जन का नुकसान करती हैं और बल्कि आधारभूत अनेक प्रकार के जो ढांचे हैं उनको बर्बाद करती हैं। विभिन्न प्रकार की सड़कों को ध्वस्त कर देती हैं, रेल पटरी पुल, मानव बस्तियों का भी नुकसान पहुंचाती हैं ये। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो बाढ़ें बहुत ही नुकसान ज़्यादा करती हैं और लाभ उनसे कम है। बाढ़ के नुकसान की आशंका को कम करने के लिए, बाढ़ की नुकसान की आशंका को कम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा नदी थालों की अंत स्थिति पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। अपने शब्द को एक बार हम दोबारा बोलते हैं। बाढ़ के नुकसान की आशंका को कम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा नदी थालों की अंतः स्थिति पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। यह बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करती है, जिनसे 147 नदी स्तर के पूर्वानुमान केंद्र हैं और 28 प्रमुख बांधों और बैराजों से संबंधित ये केंद्र हैं। बाढ़ के कारण नदी जल स्तर में संभावित वृद्धि, बाढ़ के कारण नदी जल स्तर में संभावित वृद्धि और जलाशयों में पानी की मात्रा से संबंधित अनुमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन, मीडिया तथा अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। उन्नत तथा विश्वस्त सूचना तकनीक के आधार पर बाढ़ की चेतावनी देकर जान माल के नुकसान को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस आयोग से बांध और बैराज से संबंधित अधिकारियों को भी जलाशयों के व्यवस्थित संचालन से जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक जो पहुंच रहा है इसका लाभ आप सभी उठाएंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।